गुड इवनिंग फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स। आज विजडम ट्री आप लोगों के साथ आपके प्रिपरेशन को और सरल एवं सहज बनाने के लिए सिलेबस, सोर्स और रीडिंग अप्रोच क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेगा। बिकॉज दिस वाज द डिमांड फ्रॉम द एस्पिरेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे गांव के विद्यार्थियों का कॉल आया और मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ जब मैं ये देखता हूँ कि गांव के बच्चे, गांव की लड़कियाँ उस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही हैं जिसको एक समय तक और आज तक इलीट लोग फाइट करते थे, बीट इन इवन स्टडी। तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई और उस बात की वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये सिलेबस को बनाया है, अप्रोच को बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप तक कनेक्ट हो सकूँ। क्योंकि विजडम ट्री का मुख्य उद्देश्य यही है कि एजुकेशन शुड रीच टू द लास्ट पर्सन, कि एजुकेशन वो लास्ट बच्चा के पास तक भी पहुंच सके जिनके पास सही गाइडेंस नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, अप्रोच नहीं पता है। विजडम ट्री इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। एंड आपको एक और भी बात बता दूँ, विजडम ट्री के पास वैसे मेंटर्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं एंड ईच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन डाइवर्सली आई एम स्पीकिंग। मैं आपको विभिन्न तरीके के एग्जामिनेशन का बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ बीपीएससी एग्जामिनेशन। बी इट आईआईटी हो, बी इट हार्वर्ड हो, बी इट क्लैट हो, आईआईटीज़ हो, एम्स हो, किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन है उसके गाइडेंस के लिए आपको कनेक्ट कराएगा वहाँ के ऑलरेडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स से। और मैंने आपको बताया स्पेशली टू दोज कैंडिडेट्स दोज हु आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, जिनके पास किसी भी टाइप का सपोर्ट नहीं है गाइडेंस के लिए, उन लोगों को भी कनेक्ट कराएगा वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज से, बी इट इन यूएसए और सिंगापुर और चाइना और इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं ये बीपीएससी के सोर्स का आपको सिलेबस, सोर्स एंड रीडिंग अप्रोच। तो ये हमारे एक एस्पिरेंट का डिमांड था कि इस पे एक डिटेल्ड वो बनाया जाए ताकि सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने प्रायोरिटी बेस्ड पे इसको जॉट डाउन करने का कोशिश किया है कि ये जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन जो है बीपीएससी में, और सबसे ज़्यादा जो बीपीएससी का में वेटेज है डैट इज़ ऑफ 30%, डैट इज ऑफ हिस्ट्री। सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ बोला था पहले भी कि कैसे हिंदी माध्यम के लिए एक बुन है प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन, हाउ दिस इज़ अ बुन। तो ये जब तक कॉन्फिडेंस और जब तक आप नहीं कोशिश कीजिएगा ना, तब तक ये बदल नहीं सकता। इसलिए आपकी इफ़र्ट की ज़्यादा ज़रूरत है रैदर देन माई इफ़र्ट, क्योंकि आई कैन ओनली सपोर्ट यू एंड ब्रिंग यू इन द कॉन्फिडेंस कि लेट्स देखिए आप जो ये चीज़ है ये ऐसे वर्क कर रहा है। जैसे मैं अगर आपको बता दूँ कि आज से अगर 5 साल पहले अगर आप बीपीएससी के रिजल्ट्स को देखेंगे तो मेजोरिटी 70% कैंडिडेट्स आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड। नाउ जो अभी रेशियो है ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, 50% फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड एंड 50% फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड। लेकिन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चे अब लीड कर रहे हैं, हिंदी बैकग्राउंड वाले नीचे जा रहे हैं इन पीसीएस एग्जामिनेशन। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीसीएस का बात कर रहा हूँ, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, ये सब एग्जामिनेशन का। और इसके पीछे क्यों वो इम्पॉर्टेंट था, इसके बात को समझिए। एक्चुअली हिंदी माध्यम में ये इसके रिसोर्सेज और स्टेट सब्जेक्ट के बुक्स इजीली अवेलेबल थे। दूसरी फैक्टर, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, एक्चुअली स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन सेट होने के लिए जो बुक जाती है वो स्टेट रिकमेंडेड जाती है, और स्टेट रिकमेंडेशन में अपनी स्टेट अपनी किताब भेजती है, वो अपने सिलेबस में भी अपने उसके अनुसार अपना जो स्टैंडर्ड बुक है उसके अनुसार वो सिलेबस प्रोवाइड कराती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, नॉट कि सेंट्रल लेवल का। इसीलिए भी कभी भी आप चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को कि जो आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी ज्योग्राफी का किताब पढ़िएगा उसके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि एनसीईआरटी में मिलेंगे, इसके पीछे कुछ रीजन है जो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड हैव द क्लैरिटी इन योर ब्रेन कि व्हाट एवर यू आर डूइंग क्या वो राइट है या नहीं है। तो अगर आप दोनों किताबों को मिलाइएगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी को,
तो यू विल फाइंड दैट 75% ऑफ द कंटेंट इज सेम। आपको 75% जो चीज़ें हैं दोनों किताबों में सेम मिलेगा। बट व्हाट इज दैट 25% गैप? तो ये जो 25% का जो गैप आपको दिखता है, इसमें स्टेट जो है वो अपने स्टेट स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव कंटेंट को डाले रहता है, मतलब उस राज्य विशेष का जो चीज़ है उसको डाले रहता है। और इसी 25% में से आपको बीपीएससी अपने स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ाती है। एंड यही 25% जो है इंग्लिश माध्यम के कंपैरिजन में आपको एडवांटेज मिलता है। जो चीज़ मैं आपको बोला कि व्हाई दिस इज़ बोन, आप 25% के लीड में हैं बिकॉज ऑलरेडी यू आर फैमिलियर एंड विद द कंटेक्स्ट एंड टेक्स्ट विथ स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि बीएससीबी का बुक 6 to 10th कवर करना है, क्योंकि 11th-12th में एनसीईआरटी ही चलती है। एनसीईआरटी को एज ए सप्लीमेंट्री इस्तेमाल करना है आपको। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी और इसका 75% जब टॉपिक सिमिलर है तो ऑलमोस्ट कंटेंट भी सिमिलर है। तो जब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप एडवांटेज में हैं इस बुक के कंपैरिजन में, एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। आप कभी जाकर के क्रॉस चेक कर लीजिए कंटेंट को, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं इसलिए बोला कि ये दोनों किताब को सप्लीमेंट्री फॉर्म में रखना है, ताकि ये जो 25% नेशनल लेवल के भी जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाए। और अगर आप दोनों बुक को रेफ़र करते हैं तो समवेयर योर रिवीजन और ये डिफरेंसेस आपको पता लग जाएगा, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। ये समझ होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज भेड़ चाल में नहीं चलनी है। अगर आप भेड़ चाल का शिकार होंगे तो आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। एजुकेशन आपको हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए रहता है। तो मेरी ये परिकल्पना है, विजडम ट्री की ये परिकल्पना है कि आप लोग भेड़ चाल की हिस्सा ना बने। दूसरी, इस किताब के साथ आपको एक और किताब को, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, क्योंकि बीपीएससी में हिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स को एक एज रहता है, बीट प्री हो, मीन्स हो एंड इंटरव्यू हो, बट एट द सेम टाइम एक चैलेंज भी होता है कि हिस्ट्री के उत्तर को बेहतर लिखना, क्योंकि सब्जेक्टिविटी उसमें ज़्यादा है, वो एक चैलेंज रहता है। तो जो अब तो वैसे भी वो ख़त्म हो चुका है सब्जेक्टिव ऑप्शनल, आपको ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है एंड जस्ट पासिंग मार्क्स है। तो उसको थोड़ा सा और आपको सही करने के लिए अपने जो आपका ऑप्शनल पीवाईक्यू बेस्ड है उसको भी मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करने के लिए आपको एक बुक रेफ़र करना पड़ेगा। बिहार गवर्नमेंट द्वारा ये लिखवाई गई किताब थी डीके दत्ता की हिस्ट्री की, जो आपको लवासना के लाइब्रेरी में भी मिलेगा। इवन इंडिया कल्चर पर भी आपको साइट पर एक किताब मिल जाएगा। तो ये सोर्स है आपको हिस्ट्री का। साइंस के लिए आप 6 to 12th 10th पढ़िए, 6 to 10th जो है एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, और सिलेक्टेड चैप्टर जो है 12th क्लास का, जैसे न्यू एनसीईआरटी में जो न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स है उसके करके एक चैप्टर आया है, तो वो आप देख लीजिए। प्लस 12th क्लास का जो बायोलॉजी के सेक्शंस जहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन, इकोलॉजी के चैप्टर्स हैं वो देख लीजिए 12th क्लास वाले में से सिलेक्टेड। ये आपका साइंस का चैप्टर हो गया, साइंस का सिलेबस हो गया। नाउ कमिंग टू द जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी 6 to 10th कवर करना है। न्यू हिमालयन स्कूल एटलस में इसलिए लिखा हूँ कि इसमें कुछ सब्जेक्टिव वो दे रखे हैं, कंटेंट दे रखे हैं, अनलाइक एनी अदर एटलस बुक। तो यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चंस को देखिएगा बिहार वाला में, तो वो एटलस बेस्ड भी है, क्योंकि जियोग्राफी कैन नॉट रन विदाउट एटलस मैप। तो ये मैप का ये गैप को फुलफिल करेगा वर्ल्ड जियोग्राफी के, इसलिए ये किताब लिखी गई है। एंड 6 to 10th बीएसईबी का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिहार के बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस दोनों में बिहार सेंट्रिक जियोग्राफी का चर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। बिहार सेंट्रिक जियोग्राफी, आई एम आस्किंग अगेन सेइंग यू, बिहार सेंट्रिक जियोग्राफी क्वेश्चन, तो वो कहाँ से आपको मेंटेन फुलफिल हो जाएगा? 6 to 10th बीएसईबी के किताब से। और न्यू हिमालयन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्टिव दिया रहता है, तो आपको जो एटलस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके फुलफिल हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन में आपको क्या करना है,
बिहार वाले कंटेक्स्ट में एक्चुअली पॉलिटी वहाँ से बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि विच ऑफ द एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग, किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं करना है। आप 6th क्लास से 11th क्लास तक के किताब को उठाइए और पढ़िए। 6th क्लास से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के जाते हैं तो लक्ष्मीकांत के किताब में ये जो सब्जेक्टिविटी जिस तरीके से बीपीएससी अभी चेंज किया है उसको देने में और वो बल्कि हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं क्लियर हो पाएगा। इसके पीछे मेरा कहने का कुछ लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो एक टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए इस देश के जितने भी बेस्ट टीचर हैं वो एक जगह बैठते हैं और बैठ करके उस कंटेंट को डेवलप करते हैं कि कैसे वो जो रीडर है उसके ब्रेन को ईजिली एग्जाम्पल के साथ, प्रेजेंट कंटेंट के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके वो समझ सके। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट बुक। एक टेक्स्ट बुक से हट करके एडिशनल बुक बनाने में ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल थिंग हो जाता है। तो आपके जो थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ पॉलिटी है वो 6 to 9th क्लास के किताब से क्लियर होगा और 11th क्लास के किताब से क्लियर होगा। जब आपके अंदर ये क्लियर होगा तो आप मेंस में बहुत बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, नॉट बैड, वेरी गुड बुक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये पर्सनल समझ है कि आपको 6 to 12th की NCERT पढ़नी चाहिए। उससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट इन दैट कंटेक्स्ट अच्छा होगा, तब जाकर के आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को। उसके साथ बेयर एक्ट इसलिए क्योंकि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है उसको, पतली सी किताब है लेकिन वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, मैं इसलिए कहा क्योंकि पीपीएससी के एग्जामिनेशन में ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है आपको क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार। तो आप उन सारे आर्टिकल्स को देख जाएं, उससे संबंधित। मैं टोटल 395 आर्टिकल्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि आप इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है बस उसको देख जाइए। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है कि 9 to 12th अगेन इकोनॉमिक सर्वे, या तो आप ये बीएसईबी का भी किताब पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का भी किताब पढ़ सकते हैं। जो किताब आपके पास है उसके थ्रू जाइए। मैक्रो इकोनॉमी कर लीजिए एनसीईआरटी से, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों कहाँ से, पीआरएस लेजिस्लेटिव से आप डाउनलोड करिए और सेंटर और बिहार दोनों का पढ़ लीजिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसका दूसरा एक और भी वो है कि आप इसके साथ जो PYQ है अलग अलग एग्जामिनेशंस के बिहार से संबंधित, उसको देखिए और एनालिसिस कीजिए और उसके आधार पर क्वेश्चंस लगाइए। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आपको क्या करना है, बिहार स्पेशल के लिए आप एक्सक्लूसिवली रीड कीजिए उन सारे चैप्टर को जहाँ पे आप देखिएगा। अगर बीएसईबी की किताब की तो उसकी एक खूबसूरती है कि उन्होंने लास्ट के 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर उन्होंने बिहार स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर दिया है, तो आप वहाँ से बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए। इंडिया कल्चर एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट से बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है, बिहार के लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में, बिहार की जो स्पेशलिटी है रिगार्डिंग द जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी एक्सेट्रा, तो आपको इस वेबसाइट पे आपको बिहार संबंधित चीज़ें मिल जाएगा। इसके साथ बिहार गवर्नमेंट का जो साइट है, जितने भी जियोग्राफी और साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर के, जैसे वाटर टेबल, एग्रीकल्चर, इन सब के जितने वेबसाइट है, उसके वेबसाइट के फर्स्ट पेज को आप जरूर पढ़ लें। फर्स्ट पेज, नॉट ऑल द पेज, फर्स्ट पेज को पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, कोई भी जो भी आपको ईजी लगे या अच्छा लगे, किसी का भी 2 का फॉलो कर लीजिए, चाहे डुटेरिया हो, स्पीडी हो, परफेक्शन IAS हो, BM में कस हो, बहुत सारे आजकल निकालते हैं। आप किन्हीं 2 का, 1 पर मत रिलाई होइए, किन्हीं 2 का, अगर समय है तो 3 पर भी जा सकते हैं, जस्ट टू क्रॉस चेक। दूसरा, BPRD जो बिहार का इंफॉर्मेशन और वाला जो वेबसाइट है उसको लाइक कर लीजिए, क्योंकि सारे स्कीम्स का उस पर इंफॉर्मेशन आता है। स्कीम बेस्ड आप यहाँ से कीजिए, इंफॉर्मेशन साइट से बिहार के, PIB से इंडिया वाले का,
और 2 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशन हुए हैं उसका, यूपीएससी का, सीजीएल का और अदर एग्जाम्स का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट एरिया है करंट अफेयर्स का वो गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट किधर फोकस हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट किधर फोकस हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपको आइडिया समझ में आ जाएगा और उसको फिर मिलान कर लीजिए कि बिहार का ट्रेंड क्या है, जो ये है आपको करंट अफेयर्स का। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरीके से कवर करना है करंट अफेयर्स को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अहम है। अब जो अगला नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है कि इन किताबों को पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्योंकि आप एक बात समझिए कि एक 12th क्लास का भी बंदा, एक CUET एग्ज़ाम देने वाला भी एस्पिरेंट, एक यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाला भी, सीजीएल प्रिपरेशन करने वाला भी, सारे के पास सेम रिसोर्सेस है। बट हाउ दे हैव टू टेक अप दिस शुड बी सेग्रीगेटेड। जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप भी रोटी सब्जी खाते हैं, अदर्स भी खाते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन कैसे उसको हैंडल करता है, एक बॉलीवुड का एक्टर कैसे हैंडल करता है, एक किसान कैसे उस चीज़ को इस्तेमाल करता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सोचना है कि हमको NCERT BSCB किताब को किस स्टैंडर्ड पर ले जा करके अपनी रैशनैलिटी को डेवलप करना है ताकि वो BPSC के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। तो देखिए, हमने आपको एक चीज़ बताया है कि आप रीडिंग स्ट्रेटजी को 80-20 प्रिंसिपल वाले से को रिलेट करके चलिए, जो ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख लीजिएगा। इसके साथ जिनके पास कम समय रहता है वो पोमोडोमो मेथड पे जाइए, पोमोडोमो मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके पास कम समय है उनके लिए है, स्पेशली दोज हु आर सर्विंग एंड ऑल। PYQ बेस्ड रीडिंग जरूर कीजिए, क्योंकि यही वो टॉर्च है जिससे आप आगे देख सकते हैं, यही मेन बेस है। PYQ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें किस टाइप से अपने रैशनैलिटी को पार्टिकुलर कंटेक्स्ट के साथ रखना है। जैसे आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं किसी भी चैप्टर का, तो आप देखिए कि उसका प्रीलिम्स का, मेंस का BPSC कैसे क्वेश्चन बनाई है उस पार्टिकुलर टॉपिक से, तब आप बेहतर पोजीशन में रहेंगे उत्तर देने के। ये मेरा कहने का आशय है। अब इसको कैसे बनाना है, इस पे धार कैसे लाना है, तो इसको धार लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो इवन BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC का कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिंग पावर नहीं है तो आप कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से क्या करता है, PCS एग्जामिनेशन या UPSC, they used to segregate you from the masses. This is not an idea to select you, this is the idea to segregate you from the masses. So from where they are going to select you, मेंस एंड इंटरव्यू मार्क्स। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से आपको सिलेक्ट करने जा रहे हैं, BPSC हो चाहे UPSC हो। आपको प्रीलिम्स से तो बस सेग्रीगेट किया जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स की भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है कि कैसे वो करना है। यानी कि आपको मेंस एंड इंटरव्यू बेस्ड अप्रोच रखना है। क्यों मैं आजकल इंटरव्यू की भी बात कहता हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिए, आप मेंस में चाहे जितना भी बेहतर नंबर लेकर के आएँ, अगर आपको स्टेट PCS में या UPSC में बहुत कम नंबर दे दिया गया तो आपकी रैंक बहुत नीचे चली जाएगी, सिलेक्शन से भी कभी कभी बाहर रह सकते हैं। मैं अपनी एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, मेरा पेपर 1 में 202 नंबर था, लेकिन मुझे इंटरव्यू में आउट ऑफ 120 दे जस्ट गिव मी 42 मार्क्स, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज नॉट इन द लिस्ट। मैं 6 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप इंटरव्यू को प्रैक्टिस कीजिए। गॉड नोज कि किस तरीके से चीज़ें क्या उस समय रन करती है, बट मैं इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज हैविंग द वेटेज ऑफ 120 मार्क्स। तो आप इसके वेटेज को समझिए और उसके अनुसार अपने मेहनत, अपने प्रिपरेशन पर जोर दीजिए
और विजडम ट्री आपके साथ है आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़रूरतमंद तक पहुंच सके, ताकि विजडम ट्री अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सके। और इसी प्रयास के साथ आपसे ये विनम्र विनती है कि आप अपने जो भी पहचान के लोग हैं या जो भी पीएससी की, यूपीएससी की या सीयूईटी एग्जामिनेशन या किसी भी टाइप के पढ़ने की तरीका और किस तरीके से क्या होना चाहिए उसमें प्रिपरेशन के दौर में हैं, इवन द कम्युनिटी पर्सन्स, तो जो विजडम ट्री की ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल हो सके, इस उम्मीद के साथ आप लोगों से तक हम ये पहुंचा पा रहे हैं अपने बात को। और जो भी सजेशन है इवन वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि किस टाइप की और वीडियोस आने चाहिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है। क्योंकि मैं एक ये भी चीज़ बना करके रखा हूँ कि मैं वीडियोस वो नहीं बनाता जो डिमांड है एस्पिरेंट्स का, मैं वो बनाता हूँ कि कैसे एस्पिरेंट जो है वो मजबूत बन सके, उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। ये मेरी ऑब्जेक्टिव है कि दे शुड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड दे शुड हैव द एबिलिटी टू फाइट एनी tackle or any competitive examination. This is the main objective of this wisdom tree. Thank you for watching this. We will meet in next session.